Hello friends, this is Srishti Mishra welcoming you all in your educational platform that is Perfect Learning Club. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? कूलॉम लॉ, उसका नेचर और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही हैं। अब हम आज के पहला हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से कैसे जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम एक चार्ज लेते हैं और उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा P, वहाँ पे हम एक टेस्टिंग चार्ज रख देते हैं Q0। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, हमारा कूलॉम लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, वैसे होता क्या है कूलॉम लॉ? कूलॉम लॉ होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे Q1 का काम Q कर रहा है और Q2 का काम Q0 कर रहा है, इसीलिए हमने Q और Q0 लिया है। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ये R कैप जो है ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, और हम क्या जानते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि E की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? F अपॉन Q0 होती है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो हमने जो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लेते हैं तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और पूरी F की वैल्यू उठा के रख दिए, अपॉन का Q0 कर दी, हमने अलग से कर दिया। अब ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो हमारा ये E है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के। ठीक है, और अगर हम इसका इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो, अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी के तो अब उसका ग्राफ सीधे बनता है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ई और आर के बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, E और R के बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा टॉपिक है अभी तक हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी एक चार्ज से, मतलब पॉइंट चार्ज से हमने निकाल के देखी। अब हम देखेंगे कि अगर कई सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब जब कई सारे चार्जेस होते हैं तब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे O ले लिया, यहाँ से R डिस्टेंस पे हमने वही चीज़ है, बस उसमें एक पॉइंट है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, कई सारे चार्जेस हैं। यहाँ पे हमने O पॉइंट लिया, O पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट ले लिया P, जहाँ पे Q0 चार्ज मौजूद है। ठीक है, और देखो यहाँ से हमने एक Q1 चार्ज यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे लिया और Q2 चार्ज हमने R2 डिस्टेंस पे लिया। ठीक है, अब वो क्या हुआ, Q1 और RP1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मिल रही है हमें E1, और Q2 और R2 की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मिल रही है, और ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। बस, तो अब बस हमें इतना ही, यही फिगर अगर समझ लेंगे ना तो हमें इसकी प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम फोर्स ऑफ कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे समझने के लिए लिख लो कि Q1 हमारा क्या है, Q1 तो हमारा Q1 है, लेकिन जो Q2 है ना वो Q2 का काम यहाँ पे Q0 कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो हम ये Q1 का ले रहे हैं और Q0 का ले रहे हैं, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R1P डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, टेस्टिंग चार्ज जो होता है, और F1 की वैल्यू हमारी ये क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P का होल स्क्वायर, और R1P का यूनिट वेक्टर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपॉन जब हमने Q0 किया, देखिए जब हम यहाँ पे हमने Q0 का अपॉन किया था तो Q0 से Q0 हो गया था कैंसिल, तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर R1 वेक्टर P। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। चलिए इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं। सिमिलरली हम ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे, Q2 और R2 के लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे। ठीक है, चलो
तो सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि F2 जो लगेगा वो Q0 और Q2 की वजह से लगेगा R2P पे। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही कूलॉम लॉ के हिसाब से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे क्या है कि Q1 है Q0 और Q2 है Q2। ठीक है, तो 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R2P। जो हमारी ये डिस्टेंस थी वो कितनी थी, R2P थी हमारी यहाँ की डिस्टेंस। ठीक है, का होल स्क्वायर और R2P का यूनिट वेक्टर लगेगा। तो हम सिंस क्या जानते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो F/Q0 होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो E2 की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, यहीं से उठा लेते हैं F2 की वैल्यू E2। हाँ, तो यहाँ पे और नहीं, इम्प्लाइज दैट करके लिख देते हैं कि E2 इज इक्वल टू F2 अपॉन Q0। ठीक है, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, और ये Q0 हम यहाँ लिख लिए, और R2P का यूनिट वेक्टर। तो अब ये हमारा मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब कि अभी तो हमने दो चार्जेस के लिए लेके दिखाया आपको, ऐसे ही नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। तो E इज इक्वल टू E1 E2 E3 डॉट 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 n तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो 1/4πε0 देखिए इसमें भी कॉमन था, इसमें भी है, और पहले वाले जो हमने लिखा था अभी उसमें भी था, इसको हमने बाहर ले लिया। तो Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1P, ऐसे ही ये आ गया Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R2P डॉट 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 Q1 अपॉन R2n का यूनिट होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर। तो हम जब इसको n तक जाएंगे तो हम इसको समेशन इसका कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0, I इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 से n तक जा रहा है, ये कैपिटल N हो जाएगा यहाँ पे, अगर कैपिटल N तक जा रहा है तो Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर R1P का यूनिट वेक्टर। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन की। जो चार्जेस हैं हमारे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि जो वॉल्यूम है, मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उसके वॉल्यूम पे जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, वॉल्यूम देखिए एक होता है सरफेस, एक होता है वॉल्यूम। तो सरफेस होता है कि हमने मान लीजिए कोई एक हमने बॉल ली, ठीक है, तो बॉल की जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, केवल उसकी ऊपरी सतह पे एकदम केवल सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उसके होल वॉल्यूम मतलब कि पूरे बॉल में जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वही होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर 3D, मतलब कोई बॉल है हमारी, वो 3D, उसका स्ट्रक्चर 3D होता है ना, तो जब उसके पूरे में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वही होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो। जो ये हमारा ग्रीक लेटर है ना, इसको हम बोलते हैं रो। तो रो की वैल्यू क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, dq अपॉन dv। मतलब जब हम रो निकालते हैं तो जहाँ पे चार्जेस होंगे ना वहाँ का एक छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे, मतलब जैसे ये है तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे अगर हमें निकालना है तो जो यहाँ पे चार्जेस होंगे ना वो dq होंगे और जो इसका वॉल्यूम होगा वो dv हो जाएगा। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर क्यूब होती है इसकी। ठीक है, क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट होती है। अब हम दूसरा देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन TI है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface as और स्पेस, मतलब किसी के सरफेस पे अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वही होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और it is denoted by
सिग्मा, ये हमारा ग्रीक लेटर होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी क्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वही होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। इसकी भी इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं, हमारा ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही सेम टू सेम होता है हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी तक हमने वॉल्यूम पे चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हम लाइन पे देखते हैं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जब मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसके अलोंग जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसी को हम कहते हैं लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। व्हेन द चार्जेस आर distributed along the line in space S. Yes? किसी भी स्पेस में हमने चार्ज रख दिया। अच्छा, अब इसकी it is denoted by ये किससे डिनोटेड होता है, लैम्डा से। ये हमारा ग्रीक लेटर होता है लैम्डा। ठीक है, और सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, देन लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसमें आप लोग को मैंने शायद डी एस बाई डी क्यू लिख दिया था। वहाँ पे ना आप लोग सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस कर लीजिएगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था। और इसकी भी एसआई यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पढ़े, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा, और हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। उसमें हमने क्या क्या देखा, पहला हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होल ऑफ, अच्छा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो पूरे वॉल्यूम में होता है, मतलब कि पूरे में होता है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने दूसरा देखा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल सरफेस पे होता है। और तीसरा हमने देखा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझ, मान लीजिए ये हमारे कोई क्यूब है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा, अच्छा मैं इसको थोड़ा इधर बनाती हूँ, आप लोग को एक थोड़ा सा चार्ट बना के बता देती हूँ ना। मान लीजिए ये हमारा कोई क्यूब है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा ये कोई क्यूब लिया हमने, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारे चार्जेस होते हैं ये पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वॉल्यूम चार्ज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, जो वॉल्यूम चार्ज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। इसकी वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी वी हो जाएगी, ये हमारी वॉल्यूम चार्ज की आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो हमारे सरफेस चार्ज है, जो हमारा सरफेस चार्ज है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है कि हमारे जो चार्जेस होते हैं केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इसके केवल जो सरफेस है वहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। ये सरफेस के लिए सिग्मा का यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस, फिर वही गलती, डी क्यू अपॉन डी एस हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड मैंने बना लिया। अब तीसरा हमने ले लिया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चार्जेस जो होते हैं अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसके अलोंग हमने क्या कर दिया, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी एल हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो हमारी ये तीन वैल्यूज़ हैं, इसके आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अच्छा देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो हमारा दो चार्जेस लेंगे, दो चार्जेस हमने लिए, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। उन दोनों को हम थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं। यही जो हमारा पूरा फंक्शन तैयार हुआ ना, पूरा एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखते हैं, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। जो हमारी डिस्टेंस होती है इसके सेपरेशन की वो होती है 2a। 2a मतलब a ये होती है और a ये होती है, मतलब आधी a यहाँ से माइनस क्यू से 0 तक, अरे o तक, और o से प्लस क्यू तक। तो यही हो गया, ये जो हमारा पूरा हमने दिख रहा है प्रोग्राम, यही है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक है। तो हम P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a। ये हमारा इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2 है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, कि ये दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम 2a डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। देखिए दो तरीके के पॉइंट होते हैं, एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। तो जो एक्सियल होता है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड। और जो हमारा इक्वेटोरियल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे और डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो चार्जेस ले लेते हैं, मतलब एक डायपोल का सिस्टम ले लेते हैं। तो उसमें क्या होंगे, दो चार्जेस होंगे, उनको हम एक डिस्टेंस पे 2a डिस्टेंस पे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी दूर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, कि O से जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे R डिस्टेंस पे हम ले लेंगे पॉइंट P। अब क्या देखते हैं, हम प्रूफ देखते हैं इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज से निकालेंगे P पर, ठीक है ना। माइनस क्यू की वजह से हम P पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे जो हम चार्ज लेंगे वो माइनस क्यू लेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन, अभी तक हमने इसके पहले देखा ही कि हमने E की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ देखती हूँ, E इज इक्वल टू क्या निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले जब हम फोर्स निकालते थे तो यहाँ Q नॉट होता था, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो यहाँ उसका सवाल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और Q यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम माइनस Q ले रहे हैं ना, ये देखिए माइनस ऑफ Q है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस क्यू अपॉन R प्लस ए, अच्छा हाँ, R प्लस ए कैसे ले लेंगे, यहाँ पे ये A हो गया और A ये हो गया। अब माइनस क्यू से ले रहे हैं हम यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, R, ये इतनी R हो गई, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, और ये जो हमारी बची हुई डिस्टेंस है A, मतलब ये हमारी A है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस ए हो जाएगी, रेडियस यहाँ पे हमारी R प्लस ए हो गई। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर, तो हमने R प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही सिमिलरली जैसे हमने निगेटिव ऑफ चार्ज के लिए निकालना, ऐसे हम पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो देखिए हमारा
यहाँ से यहाँ के बीच में निकालें तो हमारा इतना तो a है, ये इतना देखिए यहाँ से यहाँ तक a है, इतना r है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं r में से a को, तब हमारी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकल के आएगी ना, तो ये r माइनस a वैल्यू आ जाती है। भाई r, ये पूरा r है, देख लीजिए ये पूरा r है, हमने r में से जब a निकाल दिया तभी तो हमारा ये प्लस q की वजह से यहाँ पे p पे निकाल पाएंगे। अभी तक हम माइनस q की वजह से यहाँ p पे निकाले थे, तो हमने पूरा जोड़ दिया था, यहाँ हम प्लस q की वजह से निकाल लिए। तो हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई और हमारी ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ई एक्सियल जो होता है, मतलब हमारा ये ई एक्सियल का रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है। तो ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, जो हमारी वैल्यू आई थी उन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, पी का यूनिट वेक्टर प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू, ओ सॉरी मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो कि कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, क्या बचा, देखिए अगर हम इसको पहले लिख देते माइनस, तो यहाँ माइनस लगा रहता और वहाँ प्लस लगा तो अच्छा ना लगता देखने में, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे होगा आर प्लस है ना, हाँ यहाँ पे माइनस होगा। तो हमें किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में लिखना चाहिए, इसीलिए हमने एक प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। लेकिन अब बाद में स्क्वायर भी है तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया और स्क्वायर लगा दिया। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, तो जब हम इसको यहाँ पे ला के कट करेंगे तो जितने आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, केवल बचेगा 4ar बचेगा हमारा, ठीक है। तो हमारी पूरी वैल्यू क्या जाएगी ई एक्सियल की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब ये हमारा आया तो यहाँ पे लिखा, इरेज हो गया, 4ar है ना हमारा। हम जानते क्या है कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है ऑलरेडी, ठीक है। Q इंटू 2a, अगर हम इसको लिखें 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बचा क्या, जब Q इंटू 2a निकल गया तो हमारा बचा 2p बचा के हुआ, क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू तो हो जाती है, p की वैल्यू हो जाएगी ना यहाँ पे हमारी, तो हमारा बचेगा क्या, हाँ 4ar है। तो इसके बाद हम जब इसको p की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 2pr यहाँ पे बच जाएगा, ये वाला r बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हाँ ये हमारा एक्सियल की वैल्यू निकल के आ गई। अगर हम देखते हैं कि जो हमारी r है वो बहुत बड़ी है a से, मतलब उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रख दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, जब हमारी r बहुत बड़ी है तो a हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी की वैल्यू हटा दे, a यहाँ पे हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4 बचेगा। r से ये r हमारा कट गया तो हमारी वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब यूनिट वेक्टर ऑफ r यूनिट वेक्टर ऑफ r, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसमें आया होगा कि हमारे जो इसकी वैल्यू है 1 कूलाम आई, 2 कूलाम आई, 3 कूलाम आई, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं पॉजिटिव निगेटिव भी हो जाता है, माइनस का 3 कूलाम प्लस का 3 कूलाम, ठीक है। चलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मास तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी निगेटिव मास सुना है, निगेटिव मास तो नहीं होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, ये स्ट्रिक्टली कंजर्व होता है, लेकिन जो हमारा मास होता है ये स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, लेकिन मास को क्या हम क्वांटाइज कर सकते हैं क्या, लेकिन मास को हम क्वांटाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, जबकि जो मास होता है उसमें क्या लगता है, मास में हमारा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स मास में लगता है, ठीक है। 3-4 आपको डिफरेंस इसके आने चाहिए, हम उसको लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। मैंने जो यही समझाया ना, कंजर्व होता है,
स्ट्रिक्टली कंजर्व होता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन मास नहीं हो सकता। ये लिख देती हूँ, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। देख लेते हैं डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस और मास के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन मास हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड हो सकता है, हमने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन, तो Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। लेकिन जो मास का क्वांटाइजेशन है वो अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, अभी तक उसको खोजा नहीं जाया जा सका है। नॉट एस्टेब्लिश्ड, नॉट established yet, ठीक है, अभी तक उसको खोजा नहीं जा सका है अभी तक। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, किसी भी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो उससे उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मास, जैसे जैसे मास इंक्रीज करते हैं हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। और जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है हमेशा, और मास स्ट्रिक्टली कंजर्व होता है हमेशा चार्ज, और मास तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। और आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ाया, डायपोल पढ़ाया, डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट पढ़ाया, चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस पढ़ाया आपको, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ें और उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।